उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ कि अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो साहिरा मैम ने कहा उसमें ये आता है कि भाई आप जो है जब धर्म की बात करते हैं और जिस तरह की आपने व्यवस्थाएं की, जिस तरह से आपने चलाया, सर्विलांस की बात की, और मुझे याद आ रहा है कि ये आदित्य योगीनाथ जी ने जो है मजनू का कुछ ये भी बनाया था, लड़कियां छेड़े उसका स्क्वाड, रोमियो 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 स्क्वाड एंटी बनाया। रोमियो स्क्वाड। हाँ, कि लड़कियां आसानी से, महिलाएं सड़क पे आसान आराम से चल सके। लेकिन देखिए वहां पे अब मैं देख रहा था, हो सकता है डेटा थोड़ा आगे पीछे हो, कि डेटा में आगे पीछे रहता है कि 6 करोड़ के करीब जो है महिला मतदाता है उत्तर प्रदेश में। 14 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में मतदाता है उत्तर प्रदेश में, और 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़ के आसपास। तो आधी आबादी के लगभग, जो आधी आबादी हम कहते हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए कितने अवसर हैं? पिछले जो है इतने साल से हम देख रहे हैं सरकारों को, और 9 साल हमने मोदी जी का भी देखा। तो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने अवसर हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? और जब धर्म की बात करते हैं तो फिर तो आ जाता है कि महिलाएं जो है संतति के लिए हैं, महिलाएं जो है घर संभालने के लिए, इस तरह के बयान आने लगते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं महिलाओं को, और जो है आम नागरिकों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, और जो है कैसे उसको देखा जाए? देखिए, ये बड़ा विशद प्रश्न है, लेकिन कुछ इसके भी बुनियादी आधार हैं। मतलब जब आप रेडिकल फोर्स होते हैं तो आपके अपने बिलीफ्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और सबको मालूम है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस से गवर्न होती है, वहाँ से निकली हुई है। और दूसरी तरफ ये भी है कि भाई उस आइडियोलॉजी में आप भले ही ये कहें कि यत्र नारीत्र पूजन्ते रमन्ते सत्य सर्वत्र देवता, लेकिन जब आप अपने विचार बताने शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे एक टिपिकल फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं जो बहुत पैट्रियार्कल होता है। तो वो शासन में भी दिखाई देता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा देख ले तो वही बताएगा। अभी उसका जिक्र हो रहा था कि हर 6 घंटे पे एक रेप होता है। बहुत सारे महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। और उसके बाद जो इनके फ्लैग होल्डर्स हैं वो जिस तरह के बयान देते हैं वो सोच बता देता है। तो वो जब सोच बता देता है तो फिर ये बातें क्या कहनी। हालांकि जैसे ही इनको अपने एजेंडे पे आना होता है, वो जैसे 3 तलाक बड़ी फिक्र थी, यूसीसी की पूरी पैरवी इसी लाइन पे हो रही है कि महिलाओं के अधिकार होंगे, लेकिन वहां पर भी ये फिक्र ये इस्टेब्लिश किया था कि मुस्लिम महिलाएं बहुत परेशान हैं, इसलिए यूसीसी के फेवर में वो हैं। प्रोपेगेंडा ये भी है। तो एक तरफ आप इस तरह की फिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ जब ग्राउंड पे हम देखते हैं का मुखिया, वैचारिक मुखिया निर्धारित कर दे कि औरत की जिम्मेदारी क्या है, तो उसके बाद औरतों के हक और हकूक की बात क्या करेंगे? फिर तो वो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक तो सवाल जेंडर वाले इशू पे है। लेकिन हम वापस जब पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं तो सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड की बात नहीं है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उन्होंने जितने नारे लगाए थे उनमें से क्या कोई पूरा हो पाया? क्या केंद्र सरकार ने, जो अभी नीति आयोग की कल की रिपोर्ट आई है, कल जिस पे चर्चा हो रही थी, रिपोर्ट तो पहले आई थी कि साहब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उससे ऊपर निकल आए। अब 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं और हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। तो ये क्या है? मतलब या तो वो सच है या तो ये सच है, क्योंकि सरकार के खजाने से पैसा भी जा रहा है और सरकार का नीति आयोग ये कह भी रहा है कि गरीबी खत्म हो रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, तो ये राशन क्यों दिए जा रहे हैं? बात ये है कि जो सबसे पहले भदौरिया सर ने जो बात कही थी कि एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। अब कल जो इवेंट, मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा, एक पॉइंट आपने सवाल किया था, दूसरा मैं बता रहा हूं कि कल जब इंडिया जो बन गया, गठन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेट का प्रेशर तो बीजेपी पे था।
और इसीलिए उसी डेट पर एनडीए की बैठक हुई। वक्त का हेर फेर रहा, सुबह और शाम का फर्क रहा, लेकिन रही तो ये डेट तो बाद में डिक्लेयर हुई। फिर ओम प्रकाश राजभर जैसा जो कंट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स में इसको कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ को जितना हम लोग समझ पाए हैं या समझते रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को पचा पाना योगी के लिए कितना मुश्किल काम है। और तब जबकि अब्बास अंसारी भी उस पार्टी के विधायक हैं और वो चले आए। भाई अभी टेक्निकली तो राजभर जी के साथ साथ अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा है, और वही ओम प्रकाश राजभर जो आज से कुछ वक्त पहले विधानसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि मोदी शाह को अगर मैं गुजरात वापस न भेज पाया तो अपने असल माँ बाप की औलाद नहीं। और वही ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने जब योगी की पहली सरकार से इस्तीफा दिया था, उसके पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को क्या क्या कहा था और क्यों इस्तीफा दिया था, सबको मालूम। तो ऐसे में योगी क्या उनको बर्दाश्त करेंगे? और अगर योगी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो एनडीए की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बैठक के एक दिन पहले राजभर को अमित शाह के साथ बैठना पड़ा? तो ये बता रहा है कि एनडीए या भाजपा कितने दबाव में है, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कितने दबाव में। पुराने डेटास की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर ये बात है कि उत्तर प्रदेश में आज जो मायावती ने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की, उन्होंने एक बाइट रिलीज कराई एक न्यूज एजेंसी के जरिए, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, और कांग्रेस को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन इसके पहले बड़ी खबरें ऐसी चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर का एक धड़ा है जो वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा तालमेल ना रखते हुए बीएसपी उसके लिए प्रायोरिटी है, ये भी खबरें बहुत चल रही थी। तो खबरें क्या चलती हैं? खबरें आज जब एनडीए की कल की बैठक हो गई और कांग्रेस ने ये कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि मैं कांग्रेस का इंटरेस्ट बहुत नहीं है इसको लीड करने या प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देश की लड़ाई है और देश को। तो आज की खबरें आप देखिए क्या है। उत्कर्ष भाई मैं इस पे आता हूं, मैं उत्कर्ष भाई आप राजनीतिक सवाल मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो नीतीश कुमार नाराज है, आरजेडी नाराज है, ये सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि प्रेशर है बीजेपी के ऊपर। यूपी की पिक्चर बहुत साफ बन रही है, और ऐसे में हम अगर चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें, चाहे जेंडर इक्विटी की बात करें, ये सरकार रिपीट भले कर गई, लेकिन ग्राउंड पे इसके वोट में रिपीट करने की वजह कुछ और जरूर रही होगी, ये तो कतई नहीं।